पहला क्वेश्चन देखना है जे एडवांस 2023 का। T1 T2 be two distinct common tangents to the ellipse and the parabola. एलिप्स स्टैंडर्ड एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल। इक्वेशन चेक करते हैं बाद में। और पैराबोला ऐसा कुछ है। ठीक है। टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स। तो एक लाइन जो दोनों के लिए टेंजेंट है। सिमेट्री से लग रहा है बेटा, ये थोड़ा सा डायग्राम अजीब सा बन रहा है, बट ये एक्स एक्सिस पे मीट करेंगे। ये आपको सिमेट्री से पता लग रहा होगा साफ। ये कॉमन टेंजेंट्स हैं ये दोनों, और ये सिमेट्री के हिसाब से ये एक्स एक्सिस पे मीट करना चाहिए। तो T1 T2 are two tangents to the ellipse E and the parabola. Suppose the tangent T1 touches parabola and ellipse at A1 A2. ये पहला वाला टेंजेंट T1 मान लेते हैं, तो ये है पैराबोला को टच कर रहा है A1 पे और एलिप्स को टच कर रहा है A2 पे। और दूसरा टेंजेंट T2 ये वाला है, ये टच कर रहा है A4 एंड A3 पे। पैराबोला को टच कर रहा है A4 पे और यहाँ A3 पे, एलिप्स। ठीक है। और फिर ये बोल रहा है देन विच ऑफ द देन अब इसमें दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो ये इस पॉइंट के लिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि दोनों टेंजेंट्स कहाँ पे मीट कर रहे हैं। और दूसरा ये क्वाड्रिलेटरल विच इज एक्चुअली ये ट्रेपीजियम, जिसका एरिया ये वर्टिकल लाइन होगी, ये भी वर्टिकल लाइन होगी। तो आपको इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। A1 A2 A3 A4, ये दो दो ऑप्शन ट्रेपीजियम के एरिया के बारे में है और दो ऑप्शन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में। तो बेटा कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए इक्वेशन चेक करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है x² बाय 6 प्लस y² बाय 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है। और पैराबोला है y² इक्वल टू 12x। तो आपको याद होना चाहिए y² इक्वल टू 4x के लिए टेंजेंट क्या होता है, एलिप्स के लिए, सॉरी पैराबोला के लिए mx प्लस a/m। ये पैराबोला का टेंजेंट होता है। ये 12 जो है ये 4a के बराबर है, तो a आ गया 3। तो ये टेंजेंट का, अगर टेंजेंट है पैराबोला का तो उसको आप ऐसे लिखोगे। और एलिप्स के लिए टेंजेंट होता है y इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट ऑफ a² m² प्लस b²। ए यहाँ पे 6 है और बी a² 6 है और b² 3 है, तो 6m² प्लस 3 ऐसा आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू m1x, इसको m1 डाल के करेंगे। फिर बाद में आपको पता लगेगा कि ठीक है y का कोफिशिएंट बराबर है, तो m इज इक्वल टू m1, तो लास्ट में आ जाएगा m इज इक्वल टू m1, तो यहाँ भी m1 लिख सकते हो। तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी के लिए होना चाहिए ये दोनों बराबर होने चाहिए। सिंपल सा सवाल आ जाएगा ये। तो 3/m किसके बराबर आ गया, अंडर रूट ऑफ 6m² प्लस 3। तो इसको हम स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो 9/m² इज इक्वल टू 6m² प्लस 3 इंटू एक और m²। अब ये इस तरह के क्वेश्चन देखो बहुत इजी होते हैं, ये सिर्फ हिट एंड ट्रायल से आपको पता लगेगा। 6 प्लस 3 9 होता है और ये 1 हो जाएगा। इस ब्रैकेट को 9 मान लो, इसको ये मान लो, मतलब आपने m² को 1 मान लिया। तो सॉल्विंग बहुत आसान है इसमें। m² को 1 मान लिया तो m की दो वैल्यूज आ गई, एक +1 एक -1। तो ये वाला टेंजेंट, हम टेंजेंट में m की वैल्यू यहाँ डालते हैं 1। तो एलिप्स में डाल, किसी में एक में डालोगे आ जाएगा, पैराबोला में डालना आसान है। तो m को 1 डाल के आता है y इक्वल टू x प्लस 3, और m को -1 डाल के आता है y इज इक्वल टू -x माइनस 3। अब इन दोनों को अब अगर आप इक्वेट कर दो तो x प्लस 3 इज इक्वल टू -x माइनस 3। तो इससे क्या होगा, x को इधर लाते हैं, 2x इज इक्वल टू इधर आ जाएगा -6। तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। x अगर -3 डालेंगे तो y 0 आएगा, चेक करो y दोनों का 0 आ जाएगा। -3 डाल के यहाँ भी 0 आ रहा है, -3 डाल के यहाँ भी 0 आ रहा है। तो ये पॉइंट मिल गया -3,0। दो ऑप्शन इसके ऊपर है। द टेंजेंट्स T1 एंड T2 मीट एट, सी ऑप्शन कह रहा है -3,0 और डी ऑप्शन कह रहा है -6,0। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी रॉन्ग। सी और डी दो ऑप्शन थे, डी ऑप्शन बोल रहा है -6,0 और डी गलत हो गया, सी सही। ठीक है। अब दूसरा पार्ट है बेटा कि आपको ये वाले ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। अब इसमें अगर मुझे ये डिस्टेंस ये वाला मिल जाए, साइड ये साइड मिल जाए, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाए, तो हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और बीच में ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है फॉर्मूला, वो लगाना है। तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा A1 A2।
तो सिर्फ A1 A2 समझ में आ जाएगा, तो A1 से आपको सिमेट्री से पता लग जाएगा क्या है। तो लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, ये लाइन कहाँ पे टच करेगी एलिप्स को? तो एलिप्स को के लिए हम y की वैल्यू एक्स प्लस 3 इसमें डाल देंगे, या आप उससे भी कर सकते हो कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1 उससे कंपैरिजन करके निकाल लेते हैं, तो वैसे निकाल लेते हैं। तो एट एनी पॉइंट x1 y1 अगर आपको फाइंड करना है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी x1/6 प्लस y1/3 इज इक्वल टू 1। तो इसको आप कंपेयर करते हो अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 3 से, तो अगर आपने टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, तो y1/3 इज इक्वल टू -x(x1/6 प्लस 1, और दूसरी लाइन लिखी हुई है y इक्वल टू एक्स प्लस 3। इन दोनों को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे y1/3/1 इज इक्वल टू -x1/6/1 इज इक्वल टू 1/3। तो 3 2 1, तो y1 आ रहा है आपका बेटा 1 और x1 आ रहा है -2। बेटा ये पॉइंट आ गया -2, 1। इसका x भी सेम रहेगा, तो -2, ये 1 आया तो ये -1 हो जाएगा, चेक कर लीजिए आराम से। जब आप x को -2 डालेंगे, इसमें डाल के चेक कर लो, x को -2 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 - 3 -1 आ जाएगी। तो सिमेट्री से ही पता लग जाएगा कि जो इसका y पॉजिटिव है वही y इसका नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ये लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 3 पैराबोला को कहां टच करेगी? तो पैराबोला के लिए टेंजेंट है y स्क्वायर इज इक्वल टू, पैराबोला की इक्वेशन क्या थी? y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो इसके लिए मैं टेंजेंट लिखता हूं, तो y1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स x प्लस 6 टाइम्स x1। इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 3 से, अगेन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, तो y1/1 इज इक्वल टू 6 बाय सॉरी 6x, हाँ, तो 6/1 इज इक्वल टू x1/3, एक मिनट, सॉरी 6x1/3। कोफिशिएंट ऑफ x हो गया 6/1 और ये कांस्टेंट हो गया 6x1/3। तो 6x1/3 बेसिकली हो गया 2x1। तो 2x1 अगर 6 के बराबर है तो x1 आपका बेटा हो गया 3, x1 3 हो गया। तो सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये पैराबोला के लिए या एलिप्स के लिए इधर आना चाहिए था ना। तो एलिप्स को कहाँ टच कर रहा है? ये -2, 1, ये वाला पॉइंट था बेटा, सॉरी गलत कर दिया। ये वाला -2, 1 है। एक मिनट, वैसे भी ये y नेगेटिव होगा, इसका पैराबोला का टचिंग यहाँ पे, एलिप्स का टचिंग यहाँ पे, तो A3 -2, -1 ये आएगा। ये एलिप्स को टच कर रहे हैं, ये दो पॉइंट्स पहले निकाल चुके हैं, ये गलत हो गया था यहाँ पे। अब x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 3 और y आ रहा है 6, तो ये पॉइंट हो गया 3, 6। चेक कर लेते हैं, x को 3 डाल के y 6 आ रहा है, हाँ हो रहा है, और तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, पैराबोला को भी। 12 इंटू 3 इज 36, 36 6 का स्क्वायर, और ये पॉइंट आ गया 3, -6। बस अब काम खत्म हो जाएगा। अब ये लेंथ, जो ये लेंथ है ये 3, 6 है, तो इतनी लेंथ ऊपर वाली 6 है, नीचे वाली भी 6 है, तो ये साइड लेंथ टोटल यहां से यहां तक वही 12। ये ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला भी 1 है, तो ये हो गया टोटल साइड लेंथ 2। अब ये जा रहा है -2, यहाँ पे x की वैल्यू -2 है, ये वर्टिकल लाइन x इक्वल टू -2 है और ये 3 है, तो -2 और 3 का कितना डिफरेंस आएगा? 3 में से -2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा बेटा 5। 5 हो गया ये वाली लेंथ। और ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, दैट इज 12 + 2 इनटू द हाइट, ये डिस्टेंस होता है 5, तो ये आएगा 14, 14 से 2 गया तो 7 टाइम्स, तो इसका आंसर आएगा बेटा 35। तो आपको ए ऑप्शन है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स और बी ऑप्शन है 36। तो ए और बी दोनों एरिया के बारे में, जिसमें से ए में 35 दिया हुआ है, बी में 36 दिया हुआ है, तो ए सही हो जाएगा और सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर है ए और सी। क्लियर है क्या? देखो, जो लोग लेट ज्वाइन किए उनके लिए मैं फिर से बताता हूँ, कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए मुझे ध्यान नहीं क्या है, आपने कंपेयर की दो इक्वेशंस, इन दोनों को कंपेयर किया और फिर इसको इसके बराबर डाला, तो m की वैल्यू आ गई +1 -1, तो m +1 -1 डाल के इन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये दो टेंजेंट आते हैं। अब जब ये पॉइंट ऑफ
कैसे कहाँ टच कर रहा है, उसके लिए हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी S1 से और लाइन को कंपेयर किया तो ये पॉइंट 36 आएगा। सिर्फ ये वाला पॉइंट फाइंड करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और वाई नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ये 3 6 है तो ये 3 - 6 हो जाएगा। ये पैराबोला के लिए पॉइंट्स हो गए। सिमिलरली आपने एलिप्स के साथ कंपेयर किया इन दोनों को, तो x1 आया था -2 और y1 आया था 1। तो दूसरा वाला फाइंड फाइंड करना आसान है, x वही रहेगा, y नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद इस क्वाड्रिलेटरल मतलब ये ट्रेपीजियम का एरिया, तो लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऐड करना है और हाइट ऐड करना है। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ -2 है, तो 3 में से -2 कम किया तो ये लेंथ 5 आ गई। ये वाली लेंथ ऊपर 6 है नीचे 6 है तो ये 12 हो गया, ये ऊपर 1 नीचे 1 तो ये 2 हो गया। तो हाफ इंटू 12 + 2 इंटू 5 35। और दो ऑप्शन थे जहां पे टेंजेंट्स मीट कर रहे हैं, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया था, वो -3,0 पे आ रहा था। तो दो ऑप्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर थे और दो ऑप्शन एरिया के ऊपर थे, चेक कर लो। तो एरिया वाला ए ऑप्शन सही है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला सी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? ओके, ऑल राइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आपको दिया हुआ बेटा एक एलिप्स x² / 4 + y² / 3 = 1। तो a² है 4 और b² है 3। Now let h alpha comma 0 be a point. A straight line through h parallel to y-axis crosses the ellipse and its auxiliary circle. तो दो चीजों की बात हो रही है, एक एलिप्स और एक ऑक्सिलरी सर्कल। तो ऑक्सिलरी सर्कल याद करो, ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, x² + y² = a² होता है। तो ऑक्सिलरी सर्कल हो जाएगा x² + y² = 4। तो ये वाला पॉइंट आपका है 2,0, सॉरी a,0 ना, हाँ a2 है, ये -2,0, ये 0,0। ये वाला पॉइंट अगर आपको चाहिए तो ये 0,√3 है और ये 0,-√3 है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, देयर इज अ पॉइंट h α,0। अल्फा इज बिटवीन 0 और 2, मतलब यहाँ पे कहीं है α,0। तो इसमें आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया h पैरेलल टू y एक्सिस, तो आपने एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, इट क्रॉसेस द एलिप्स एंड ऑक्सिलरी सर्कल एट E एंड F इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले क्रॉस करता है एलिप्स को E पे और फिर ऑक्सिलरी सर्कल को F पे। तो आप ध्यान दो, ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आप एलिप्स पे पॉइंट लेते हैं और फिर सपोज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग एफ एंड ओरिजिन मेक्स एन एंगल फाइ। तो बेटा ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ये एक्सेंट्रिक एंगल होता है, थ्योरी में पढ़ाया गया आपको। आप याद करो कंसेप्ट ऑफ, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक पॉइंट लेते हैं एलिप्स पे, फिर उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पे, फिर उसको ज्वाइन करते हैं ओरिजिन से, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेंट्रिक एंगल। उससे एफ आ जाएगा a cos फाइ, a sin फाइ, और फिर ई आ जाएगा a cos फाइ, b sin फाइ, ऐसा। तो a की वैल्यू 2 है, तो ये वाला पॉइंट 2 cos फाइ, 2 sin फाइ। तो यहाँ a 2 है और b √3 है। तो अब आप ऑब्जर्व करो, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो अल्फा बेसिकली हो गया 2 cos फाइ, 0। अल्फा की वैल्यू जो α,0 दिया हुआ था, ये अल्फा हो गया 2 cos फाइ के बराबर। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई x = 2 cos फाइ। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई सबको? उसके बाद आई कहानी क्या है, द टेंजेंट टू द एलिप्स एट पॉइंट ई। आपने ई पॉइंट पे एक एलिप्स को टेंजेंट ड्रॉ किया और वो मीट करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पॉइंट जी पे। तो टेंजेंट की इक्वेशन एट a cos थीटा b sin थीटा वेरी सिंपल, x/a cos फाइ प्लस y/b sin फाइ = 1 होती है। ये भी हमें याद होना चाहिए। a और b की वैल्यू डाल देंगे 2 और √3, और ये कहाँ मीट कर रही है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब y0। तो y को 0 डालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/cos फाइ। तो जी पॉइंट हो जाएगा 2/cos फाइ या 2 sec फाइ, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। चलो 2/cos फाइ, 0 लिख लेते हैं। तो जी पॉइंट आ गया। ठीक है, अब आप चेक करो, ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों में कॉमन चीज क्या है, फाइ की अलग अलग वैल्यू के लिए बेटा उसने एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया हुआ है।
क्वेश्चन बहुत इजी है। इस ट्रायंगल का एरिया चारों उसमें ऑप्शंस में, चारों ऑप्शन नहीं है, चार लिस्ट में जो दिए हुए वैल्यूज उसमें फाइव की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन सभी में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एफजीएच फाइंड करना है। तो बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल एफजीएच को मैं मान रहा हूँ डेल्टा। तो ये डेल्टा आपको फाइंड करना है। ये डेल्टा क्या हो गया, एफ जी एच। तो ये पॉइंट बेटा एच था, एच क्या है, 2 cos phi, 0। ये एच है, ये एफ है, ये एच है और ये जी है। तो एरिया बहुत सिंपल है, ये डिस्टेंस हाफ हाइट इंटू बेस। तो ये डेल्टा आएगा आपका, हाइट किसके बराबर है, हाइट हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एफ 2 sin phi, तो हाफ इंटू 2 sin phi। और जो ये डिस्टेंस है एफ जी, वो होगा इसका एक्स माइनस इसका एक्स। तो ये आएगा 2 cos phi -2/cos phi। तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल होगा और ये 2 को बाहर ले आते हैं, तो 2 sin phi बाहर आ जाएगा और फिर बचेगा cos phi -1/cos phi। सॉरी उल्टा हो गया। ये 2 2/cos phi -2 cos phi, secant phi माइनस cos phi होगा 2/cos phi -2 cos phi। तो 2 बाहर आने के बाद ये हो जाएगा 1/cos phi -cos phi। तो जो कि आएगा बेटा 2 sin phi इंटू 1 - cos² phi/cos phi। अब ये बहुत सिंपल सा आ गया फंक्शन ऑफ फाइ। तो 2 sin phi और sin² phi एक और हो गया, तो sin³ phi/cos phi। ये आ गया एरिया एज ए फंक्शन ऑफ फाइ। तो एरिया एज ए फंक्शन ऑफ फाइ आने के बाद फाइ की अलग चार वैल्यूज पुट करनी है लिस्ट वन में, और फिर उसको लिस्ट टू से मैच करना है। ये क्वेश्चन है। तो यहां पे जाके क्वेश्चन खत्म होता है। अब आपको वैल्यूज डाल डाल के वो चीजें चेक करनी। तो आपका डेल्टा आ गया एज ए फंक्शन ऑफ फाइ, डेल्टा आ गया 2 sin² sin³ phi/cos phi। इसके बाद करते हैं बेटा लिस्ट को मैच करवाते हैं। यहां तक नोट कर लिया सबने, समझ में आ गया सबको? हाँ सर। ठीक है, चलिए अब ऑप्शंस में लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है। तो मैं देख लेता हूँ कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है। चलिए फाइ इक्वल टू, पहले लिस्ट वन में डाला हुआ है फाइ की वैल्यू π/4। तो साइन π/4 होता है 1/√2। तो 2 इंटू 1/√2 का क्यूब बाय कॉस π/4 भी 1/√2 होगा। तो एक 1/√2 जाएगा, यहाँ स्क्वायर बचेगा, तो ये 1/2 आएगा। तो 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1। तो आपका जो 1 है वो मैच होना चाहिए क्यू से। सी और डी ऑप्शन में 1 जो है वो क्यू से मैच हो रहा है। तो सी और डी डी में से कोई एक सही है। ठीक है, 1 क्यू से मैच हो रहा है, चेक कर लो। फिर अब डालनी है अगली वैल्यू फाइ इक्वल टू π/3। तो साइन π/3 होता है √3/2। तो 2 इंटू √3 का क्यूब बाय 2 का क्यूब, दैट इज 8। तो ये आ जाएगा 3√3/8। डायरेक्टली लिख लेते हैं 3√3/8 अपॉन cos π/3 हो जाएगा 1/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 2 इंटू 2 आ जाएगा। तो ये 2 2 4, ये 2 हो गया, तो इससे आ रहा है 3√3/2। 3√3/2 का मतलब हो गया टी। तो 2 मैच कर रहा है टी से। तो बस ये दोनों करने से क्वेश्चन खत्म आ गया था। आपका आंसर सी आ जा रहा है, बाकी भी हम मैच करा लेते हैं। तो आंसर ऑप्शन सी आ जा रहा है, देखो 2 टी से मैच कर रहा है और 1 क्यू से कर रहा है। अब बाकी दो भी चेक कर लेते हैं उसमें सही है कि नहीं। तो 5 की वैल्यू π/6 डालेंगे तो साइन हो जाएगा हाफ, हाफ का क्यूब। तो 2 इंटू 1/8 अपॉन √3/2। तो ये 1/4 हो गया, 4 से ये गया 2 बार में, तो ये आता है 1/2√3। तो 1/2√3 कौन सा ऑप्शन है, एस। तो 3 मैचेस विद एस, सी में सही दिया हुआ है, 3 एस से मैच हो रहा है। ठीक है, और चौथा पी से मैच हो रहा है, मतलब चौथा का आंसर देखना पड़ेगा। चौथे में क्या है, π/12 है। अब अगली चौथी वैल्यू जो है वो π/12 मतलब 15 डिग्री। साइन 15, साइन 15 होता है तो उससे लेते हैं ना, 60 - 45 से करते हैं, तो √3 -1/2√2। और cos 15 होता है √3 + 1/2√2। ये हमें याद होना चाहिए फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा न्यूमरेटर में आएगा 2 इंटू √3 - 1 का क्यूब अपॉन 2√2 का क्यूब। 2√2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 और 16√2 आ जाएगा। ये आएगा।
ठीक है, डिवाइड बाय cos 5 हो जाएगा √3 + 1 बाय 2√2। तो 2√2 से ये कैंसिल होगा 8 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स। तो बेसिकली अब आपका आ रहा है डिनोमिनेटर में 4 इंटू √3 + 1 और न्यूमरेटर में आ रहा है √3 - 1 का क्यूब। अब इसको रैशनलाइज कर दो, √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर पावर 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 - 1 दैट इज 2। तो आ जाएगा √3 - 1 पावर 4 बाय 8 आ जाएगा। तो ये वाला आपका ऑप्शन पी है, मतलब तो फोर्थ मैच हो रहा है पी से। ठीक है, मोस्टली कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, यहाँ पे कंसेप्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद कैलकुलेशन करके चारों में से लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना। क्लियर है? इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में साइन 15 और कॉस 15 पता होना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए। सिंपल ही किया हुआ है हमने ट्रिग्नोमेट्री पूरा। तो ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज वगैरह याद नहीं रहेंगी तो दिक्कत हो सकती है। ये बहुत बार किया है हमने तो ये याद रहा होना चाहिए आपको। चलिए, बहुत जेई में बहुत कॉमन है 15 और ये सब 75। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। If E be the ellipse, x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1. एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। 4 और 3 है, ये 4,0 है, ये 0,3 है। करस्पॉन्डिंगली ये -4,0 हो जाएगा और ये -0,-3 हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एनी 3 पॉइंट्स पी क्यू एंड क्यू डैश ऑन ई। 3 पॉइंट लिए आपने, पी क्यू और क्यू डैश, कोई भी 3 पॉइंट लिए हमने। तो मान लो मैं पी यहां ले रहा हूं, क्यू यहां ले रहा हूं और क्यू डैश यहां ले रहा हूं, ऐसा कुछ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पी क्यू को ज्वाइन करेंगे, पी क्यू डैश को भी, मान लो ये ट्राइंगल जैसा बना लेते हैं हम, ऐसा कुछ आ रहा है। अब ये कह रहा है एम पी क्यू डैश एंड एम पी क्यू मिड पॉइंट्स है। पी क्यू का मिड पॉइंट है एम ब्रैकेट पी कॉमा क्यू। पी कॉमा क्यू मिड पॉइंट एम ये आ रहा है और दूसरा मिड पॉइंट है एम पी कॉमा क्यू डैश। दो मिड पॉइंट लिए गए हैं और इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो हाँ, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। डिस्टेंस मान लो डी है। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये वाला डिस्टेंस बेटा हो जाएगा 2D। ठीक है, अब आपको इसकी मैक्सिमम डी की मैक्सिमम पॉसिबल निकालनी है। तो आप देखो तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आप 2D की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकाल लो बिटवीन क्यू एंड क्यू डैश, तो आप उसका आधा कर दोगे तो आपको डी मिल जाएगा। आप चेक करो, अगर मैक्सिमम पॉइंट्स कभी भी आएंगे एलिप्स पे तो सबसे ज्यादा दूरी होगी क्यू और क्यू डैश की, वो किसके बराबर होगी, वो 2a के बराबर होगी। तो 2D इज इक्वल टू 2a अगर हो जाएगा तो डी की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी। बस इतना सा क्वेश्चन था। दो पॉइंट्स के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस, सबसे ज्यादा डिस्टेंस ये हो सकता है बस, बाकी सब इससे कम होंगे। बहुत आसान है ये ऑब्जर्व करना। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्यू एंड क्यू डैश होगा वो क्या होगा, वो 2a होगा। तो डी कितना हो जाएगा, 2D 2a के बराबर, तो डी a के बराबर हो गया। और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4। तो बहुत आसान सवाल था ये आंसर आ जाएगा इसका 4। तो न्यूमेरिकल वैल्यू था ये, बहुत आसान सवाल बट अच्छी तरह से पूछा गया था ये। आंसर इसका 4 है। समझ में आया? क्लियर है बेटा? पहले क्या थ्योरम लगा, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं तो आपने पढ़ा हुआ है 10th में, ये साइड इसका आधा हो जाती है। तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, जब दो पॉइंट्स एलिप्स के ऊपर है तो उनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस यही हो सकता है, 2a। तो डी अगर 2D इज इक्वल टू 2a तो डी इज इक्वल टू a। ठीक है, क्लियर है? चलिए, कोई कुछ नहीं बोल रहा, आसान था सवाल, इसका मतलब क्लियर है सबको। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन,
लेट ए बी एंड लैम्डा बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, लैम्डा भी पॉजिटिव है। पी इज एन एंड पॉइंट ऑफ द लैटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। याद करो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का लैटिस रेक्टम क्या होता है? लैटिस रेक्टम होता है डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। तो ए कॉमा जीरो फोकस है। आप कैसे फाइंड करते हो एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम? आप एक्स की वैल्यू ए डाल के वाई फाइंड करते हो। तो एक्स को आप ए डालते हो, सॉरी ए डालेंगे एक्स को, तो 4a² आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू 2a आ जाएगी, प्लस माइनस 2a। तो ए कॉमा 2a एंड ए कॉमा माइनस 2a आर एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम। तो आपको कोई भी एक एंड लेना है, सिमेट्री से ही सेम होगा। अब इसमें बस पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स। तो 4 लैम्डा एक्स का मतलब हो गया ये लैम्डा कॉमा जीरो हो गया, और ये लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा हो गया। लैम्डा इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो P इज एन एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो P ये पॉइंट हो गया। आप ये वाला भी ले सकते हो, बट कोई एक लेके दोनों से आंसर सेम आएगा, हम पॉजिटिव एंड से सॉल्व करेंगे। एंड सपोज द एलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट P। अब जो एलिप्स है वो P पॉइंट से पास कर रहा है। एलिप्स की इक्वेशन क्या है? ऐसा मान लेते हैं एलिप्स पॉइंट, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो ये एक्स एक्स और वाई यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लैम्डा ए और ए बी में आपको रिलेशन मिल जाएगा। इफ द tangents टू द पैराबोला एंड एलिप्स एट पॉइंट पी। अब एट पॉइंट पी पे टेंजेंट एलिप्स का ऐसा होगा और पैराबोला का ऐसा होगा, और दोनों के बीच में एंगल 90 दिया हुआ है। तो बेसिकली ये स्लोप का क्वेश्चन है, स्लोप का सवाल है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि पैराबोला का एलिप्स का टेंजेंट कैसे निकालते हो? एलिप्स के टेंजेंट की या फिर आप डीवाई बाई डी से निकाल सकते हो, बट हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखना आता है। एक्स एक्स बाई एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए? दिस अपॉन दिस माइनस साइन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1 होता है माइनस x1 बाय ए स्क्वायर अपॉन y1 बाय बी स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर x1 बाय ए स्क्वायर y1। अब ये पॉइंट में x1 क्या है? लैम्डा। और y1 क्या है? x1 इज लैम्डा एंड y1 इज 2 लैम्डा। तो x1 बाय y1 बेसिकली हो जाएगा बेटा 1/2। तो इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो 1/2 डालने पे ये स्लोप आ जाएगी माइनस बी स्क्वायर बाय 2a²। ये आ गया टेंजेंट टू द एलिप्स। तो एम ई और अब पैराबोला का टेंजेंट, पैराबोला का टेंजेंट क्या होता है? पैराबोला की अगर टेंजेंट की क्वेश्चन लोगे तो वाई वाई स्क्वायर बन जाएगा, वाई वाई वन इज इक्वल टू 2 लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा x1। आप इसको y1 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से स्लोप आ जाएगी 2 लैम्डा बाय y1। तो 2 लैम्डा बाय y1, अब y1 क्या है? 2 लैम्डा ही है, तो 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा, स्लोप आ गई 1। तो अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप 1 है, तो ये वाला स्लोप -1 होना चाहिए, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। तो यहां से बेटा आपको मिल गया माइनस बी स्क्वायर बाय 2a² इज इक्वल टू -1। तो बी स्क्वायर आता है 2a² के बराबर। एलिप्स। अब आपको पता है कि एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर से बड़ा है, डबल आ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि छोटा बाय बड़ा होना चाहिए। तो छोटा कौन सा है यहाँ पे? छोटा जो है वो a² है। तो आपको चाहिए होगा a² बाय b²। a² बाय b², छोटा अपॉन बड़ा होता है, तो वो आएगा a² बाय 2a²। उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। और एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी होती है दिस माइनस दिस। तो सॉरी 1 माइनस a²बाय b², तो 1 - 1/2 का अंडर रूट, यानी 1/2 का अंडर रूट, यानी 1/√2। तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी का आंसर होगा ऑप्शन ए। फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन ए। समझ में आया क्या? बहुत आसान सवाल था ये। जस्ट कुछ चीजें डाली हुई थी, बट आपको बेसिक्स कि यहाँ पे टेंजेंट दोनों के लिए परपेंडिकुलर है। तो टेंजेंट का स्लोप पैराबोला के लिए निकालना है, जो कि आता है 1। टेंजेंट का स्लोप जब एलिप्स के लिए निकाला तो ये आता है। इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो उससे ये मिल गया आपको। बट यहाँ से ये पता लग रहा है a² छोटा है और b² बड़ा है। तो नॉर्मली जब b छोटा होता है तो इक्वेशन ये होती है, छोटा बाय बड़ा 1 में से माइनस करते हैं। तो यहाँ अगर आपने आपने b² बाय a² कर लिया तो ये 2 आ जाएगा, आंसर ही नहीं आएगा उससे। तो लॉजिकल है कि ये 2 नहीं होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। यहाँ पे क्या गलती हो जाएगी अगर ऐसा लिख दोगे तो? b² बाय a² की वैल्यू आ जाएगी 2,
तो ये तो करेक्ट नहीं आएगा ना, तो क्योंकि बी स्क्वायर बड़ा है इसलिए, तो छोटा बाय बड़ा होता है इसलिए 1/2 आएगा। ठीक है, बस यही था इसमें यहाँ पे समझने वाला, और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है बेटा, देख लो। तो बेसिकली एलिप्स जो होगा वर्टिकल एलिप्स होगा। आया समझ में, बढ़े आगे। चलिए, तो आप चेक कर सकते हो, क्वेश्चंस इजी आते हैं एडवांस में भी, कंसेप्चुअली अगर हमें सब पढ़ा हुआ है तो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल ज्यादातर आसान होते हैं, प्रोवाइडेड आपको सब ध्यान हो कंसेप्ट सारे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। E1, E2, E3 are ellipses and R1, R2, R3 are rectangles. तो दिया हुआ है x²/9। ये कहानी समझनी है पहले आपको, क्या है ये y²/4 = 1। ये एक एलिप्स है। अब इसके अंदर R1 क्या है, ये एलिप्स E1 है। फिर क्या दिया हुआ है, R1 इज रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया विद साइड्स पैरेलल टू एक्सिस इंस्क्राइब्ड इन E1। तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी थ्योरी क्या बनेगी। इसकी थ्योरी ऐसी होती है, ये पढ़ाया जाता है एलिप्स में, बस जनरल रहता है ये ऐसा। एलिप्स के अंदर आपने बेटा एक रेक्टेंगल बनाया, और रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया चाहिए आपको। तो अगर आप ये पॉइंट लेते हो a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, तो ये वाली लेंथ हो जाती है b sin थीटा, और ये वाली लेंथ हो जाती है a cos थीटा। अब आप चेक करो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया, जो एरिया आएगा वो कैसे आएगा, ये इसका 4 टाइम्स हो जाएगा इस वाले रेक्टेंगल का। यानी आपका जो लेंथ होगा वो होगा 2b sin थीटा, और ये जो विड्थ होगी वो होगी 2a cos थीटा। तो आपका एरिया आएगा 2a cos थीटा इंटू 2b sin थीटा। वो आप ऐसे भी कर सकते हो, a cos थीटा इंटू b sin थीटा, इसका एरिया लेके 4 टाइम्स। तो ये आ जाएगा। अब इसमें आप 2ab को अलग करो, और एक 2 sin थीटा cos थीटा को अलग करो, तो ये आ जाएगा 2ab sin 2 थीटा। ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो उस टाइम पे sin 2 थीटा 1 होता है, मतलब 2 थीटा 90 डिग्री होता है, और थीटा 45 हो जाता है। तो जब एरिया ऐसा आता है तो ये वाला पॉइंट बन जाता है a/√2 कॉमा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 45 होगी, b/√2 बन जाता है इसका पॉइंट। यानी ये लेंथ टोटल क्या हो गई, ये हो गया a/√2 का डबल √2a, और ये √2b हो गया, क्योंकि एरिया जो आ गया वो आ गया 2ab। तो 2ab को ब्रेक कैसे करते हैं, एक साइड √2a, दूसरी साइड √2b। तो ये वाली साइड √2a, ये वाली साइड √2b, ऐसे होता है। ये इसकी थ्योरी होती है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि रेक्टेंगल जो है En एक एलिप्स है ऑफ लार्जेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन Rn-1, n इज ग्रेटर देन 1। तो बहुत इजी है बताना, En एक एलिप्स है जो एक, जो जैसे E2 जो एलिप्स है वो इसके अंदर आ जाएगा, ऐसा एलिप्स। मतलब इस पहला वाला एलिप्स बड़ा वाला एलिप्स था, अब उसका पहला वाला रेक्टेंगल R1 आया, R1 के अंदर जो एलिप्स आया वो E2 हो गया। अब जो एलिप्स E2 है उसका ए क्या है, उसका ए cos थीटा के बराबर है। यानी पहले वाले का ए था, दूसरे वाले का a/√2 हो गया, और बी पहले वाले का बी था तो अब b/√2 हो गया। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जीपी बनेगा, और उसके अंदर फिर एक रेक्टेंगल आएगा, तो रेक्टेंगल के साइड आएंगे फिर से। तो अब इस वाले रेक्टेंगल का जो भी साइड था वो इसके अंदर निकालना है। अब तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर आप a/√2 को का फिर से √2 करते हो तो a/2 टाइप का हो जाएगा, ये a/2 b/2 हो जाएगा, ऐसा पॉइंट्स आ जाएंगे। तो बेसिकली ऑल्टरनेट करते हुए ऐसे एंगल्स आते रहेंगे। तो आपको ये समझना है कि ये रेशियो बनता, ये एक जीपी बनेगा, और ये भी एक जीपी बनेगा। तो पहले वाले एलिप्स के लिए मैं ए मान रहा हूं, दूसरे वाले एलिप्स का आ रहा है a/√2, तीसरे वाले एलिप्स का आ रहा है a/√2 का स्क्वायर, चौथे वाले का आ रहा है a/√2 का क्यूब। तो nth एलिप्स का जो साइड होगा वो ए, फॉर nth एलिप्स a विल बी a/√2 पावर n-1, एंड b विल बी b/√2 पावर n-1। ये आपको समझना है कि nth एलिप्स में ये कम हो जाएगा। पहले वाले का ए रहेगा, दूसरे वाले का a/√2, तो दूसरे वाले में 1 बार √2 आया, तीसरे वाले में 2 बार √2 आया, चौथे वाले में 4 बार √2 आया, सॉरी 3 बार √2 आया, तो nth वाले में n आएगा, ये भी n/n-1 आएगा। अब इसमें जो पूछा गया है वो क्या है, अब ये बताओ कि ए और बी का रेशियो सेम है किसी भी एलिप्स के लिए। ए और बी अगर बेसिकली आप ए और बी कैलकुलेट करोगे तो एलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी होता है
इसके बराबर। तो अगर मैं बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर करूंगा, इसको बी लूंगा, इसको ए लूंगा, तो ये डिनोमिनेटर फिर से कैंसिल हो जाएगा, यही आएगा, चेक कर लो, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो हम्म। ए में भी जो डिनोमिनेटर आ रहा है और बी में जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एलिप्स का बेटा, सारे एलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी सेम होने वाला है। ऑल एलिप्स आर गोइंग टू हैव सेम एक्सेंट्रिसिटी। समझ में आया कैसे? अगर मैं बी स्क्वायर की जगह लिखूंगा बी बाय रूट टू पावर एन माइनस वन का स्क्वायर अपॉन ए बाय रूट टू पावर एन माइनस वन का स्क्वायर, तो क्या डिनोमिनेटर कैंसिल होगा बेटा या नहीं? वन माइनस बी स्क्वायर बाय स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ऑल एलिप्स आर गोइंग टू हैव द सेम एक्सेंट्रिसिटी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एक्सेंट्रिसिटीज ऑफ E18 एंड E19 आर नॉट इक्वल। सभी की जब बराबर है तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और E की वैल्यू आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, क्या होगा? E 1 - 4/9 का अंडर रूट, रूट 5/3 आ जाएगा अगर आपको कैलकुलेट ही करना है तो। 1 - B² बाय A², तो रूट 5/3 के एक्सेंट्रिसिटी के सारे एलिप्स होंगे। ठीक है। E की वैल्यू ये है। अब ये बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर। तो बेटा किसी भी एलिप्स का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस होता है AE। तो E की वैल्यू तो फिक्स है, E की वैल्यू हो जाएगी रूट 5/3, सॉरी। और ए आपको निकालना पड़ेगा, कौन से एलिप्स का निकालना है? ए E9। E9 का मतलब हो गया ए बाय रूट टू पावर 8। और ए की वैल्यू क्या है? यहां से चेक कीजिए, ए की वैल्यू 3 है। रूट टू पावर 8 हो जाएगा बेटा 2 पावर 16, सॉरी 4 16 आएगा। तो 3/16 इंटू रूट 5/3, रूट 5/16। अब बी ऑप्शन चेक करो, रूट 5/32 दिया हुआ है, तो बी भी करेक्ट नहीं है। बी इज नॉट करेक्ट, रूट 5/16 आ रहा है हमारा, बी करेक्ट नहीं है। ठीक है। हाँ बी सर। इज नॉट करेक्ट। समझ में आया ये? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है? अगला ऑप्शन कह रहा है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ E9। E9 लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2B² बाय A। अब नाइन्थ वाले के लिए क्या होगा? E9 के लिए बी क्या होगा? बी बाय रूट टू पावर 8 हो जाएगा। बी की वैल्यू, सॉरी, बी की वैल्यू होगी बी, ये वाला बी 2/√2 पावर 8, और ए होगा 3/√2 पावर 8। नाइन्थ एलिप्स है ना, हाँ ठीक है। तो रूट टू पावर 8 कितना हो गया? 2 पावर 4 16। तो बी की वैल्यू आ गई 1/8। तो बी इज 1/8 एंड ए इज 3/16। तो 2 × B² 1/8 इंटू 1/8 बाय ए 3/16। 16 से 64 4 बार में, 2 से ये 2 बार में, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/6 आ रहा है। तो लैटिस रेक्टम ऑफ E9 इज 1/6। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चेक करो, समझ में आया? हाँ सर। चलिए अगला, एरिया ऑफ RN। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, RN रेक्टेंगल। अब ध्यान दो, साइड्स क्या थे? पहले वाले रेक्टेंगल का साइड क्या था? सबसे पहले वाले रेक्टेंगल का साइड था √2B और √2A। बाद में अगली बार में ए क्या बन गया? ए की जगह आ गया, अगले इसके बाद वाले रेक्टेंगल में ए की जगह क्या लिखोगे? √2 इंटू A/√2 और √2 इंटू B/√2। तो इसका एरिया आया था 2AB और इसका एरिया आया AB। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है एरिया जो है आधा होता चला जा रहा है, ये भी एक जीपी बन रहा है और एरिया रेक्टेंगल का आधा होता जा रहा है। तो सबसे पहला जो एरिया था वो क्या था? साइड्स क्या थे? तो सबसे पहला एरिया था 2AB के बराबर, तो 2 × A 3 × 2,
सबसे बड़ा एरिया था 12, तो पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया 12, उसके बाद 6, फिर उसका आधा 3, उसका आधा 3/2, ये एक जीपी बनेगा और ये इंफिनिटी तक जाएगा। इन सभी एरियाज का सम क्या आएगा? जीपी विथ फर्स्ट टर्म ए ओवर 1 - r, ये 24 आ जाएगा। तो सम ऑफ ऑल द एरियाज इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स का एरिया आएगा 24। ठीक है, तो अब ये कह रहा है एरिया n इक्वल टू 1 to n के लिए एरिया का जो सम है वो लेस देन 24 है फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n। तो डी ऑप्शन सही है कि गलत है बताओ चलो, कौन सा नंबर है ये? फिफ्थ का एक ही ऑप्शन सही आ रहा है, सी है ना। एक मिनट, एरिया इज अच्छा स्लाइटली 24 तक तो हम पहुंच नहीं सकते ना। हाँ तो ये एक मिनट, पूछा क्या है? सम पूछा है कि एरिया करेक्ट? एक मिनट, डी ऑप्शन चेक करो बेटा एक बार क्या लिखा हुआ है। तो सभी रेक्टेंगल का सम 24 आ रहा है। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है सिग्मा n इक्वल टू 1 to n। अच्छा ठीक है, राइट, एरिया ऑफ आर एन। तो ये बेसिकली पूछ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 टिल कोई फाइनाइट नंबर, इंफिनिटी तक का सम 24 आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो है इंफिनिटी वाले से कम होगा, 24 से कम होगा, क्योंकि इनफाइनाइट जब भी आप ऐसे लोगे रेक्टेंगल्स तो नंबर तो फाइनाइट आएगा ना। आप 1 लाख भी लोगे, 2 लाख भी लोगे, तो 24 तो अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि 24 कहाँ पे हो रहा है? इन्फिनिटी तक, और वहां पे आप पहुंच नहीं सकते। तो लास्ट में थोड़ा सा सोचना था, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है ना? क्लियर है बेटा, समझ में आया? चलिए ठीक है, चलिए एक और करेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन, लास्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? अब कहानी लंबी है इसकी। कंसिडर टू स्ट्रेट लाइंस ईच ऑफ विच इज टेंजेंट टू द सर्कल एंड द पैराबोला। चलिए कॉमन टेंजेंट का सवाल है, बहुत किए थे ऐसे सवाल। तो फॉर द पैराबोला टेंजेंट इज y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, a की वैल्यू यहाँ 1 है। दिस लाइन इज ऑल्सो अ टेंजेंट टू द सर्कल, mx माइनस वाई प्लस 1/m इज इक्वल टू 0 इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल का सेंटर है 0, 0 और रेडियस है हाफ, नहीं सॉरी 1/√2। तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस के बराबर। तो 0, 0 से इसका डिस्टेंस x0, y0, 1/m बचेगा, डिवाइड बाय √m² प्लस 1, इसका मॉड इज इक्वल टू 1/√2। इक्वेशन आएगी m² इंटू m² प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये फेवरेट है जेई वालों का, m² 1 डालना। ये ऐसे सॉल्व कर सकते हो m² को 1 डाल के, तो m की वैल्यू +-1। तो m को 1 डाला तो एक टेंजेंट, y इक्वल टू x+1। m को -1 डाला तो y इक्वल टू -x-1। ये दोनों टेंजेंट कहाँ पे मीट करेंगे? y एक्सिस पे, दैट पॉइंट विल बी -1, 0। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक कर लो, x को -1 डालेंगे y 0 आ जाएगा, यहाँ -1 डाल y 0 आ जाएगा। तो -1, 0 पे मीट करेंगे दो टेंजेंट्स। नाउ दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट Q। तो पॉइंट Q आपका हो गया -1, 0, जहां पे ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। बहुत सिंपल है, अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था एक, ऐसा टेंजेंट है ना, तो सॉल्व करके -1, 0 आ रहा है, Q मिल गया। अब कंसिडर द एलिप्स हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड हुज सेमी मेजर एक्सिस इज दिस। तो अब एक इसके बाद एक एलिप्स बन रहा है, क्यू की कहानी खत्म हो गई। अब एक एलिप्स बन रहा है जिसका सेंटर 0, 0 है और ओ क्यू इज दी सेमी मेजर एक्सिस। तो क्यू -1, 0 है, तो ये वाला पॉइंट अगर कुछ और ले लो तो ये 1, 0 हो जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज √2, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मतलब 2b इज √2, तो b इज 1/√2। तो एलिप्स का a 1 है और b 1/√2 है।
तो एलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 1 वाई स्क्वायर बाय हाफ, ये एलिप्स की इक्वेशन आएगी। वाई ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, जिसकी भी जरूरत पड़ेगी देख लेंगे। तो ये आ जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द एलिप्स। ई निकालना है और एक्सेंट्रिसिटी निकालना है। ई तो बहुत सिंपल है, 1/2/1, तो हाफ का अंडर रूट 1/√2 हो गया ई। तो ई इज 1/√2, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है, 2b² बाय ए। तो बी स्क्वायर आपका हाफ है और ए है 1, तो 2 × ½ बाय 1। ई इज 1/√2 एंड लैटिस रेक्टम इज 1, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, दोनों सही दिए हुए हैं। ए में, बी में यही है, ई की वैल्यू गलत है और लैटिस रेक्टम की वैल्यू भी गलत है। अब जो सी और डी पार्ट है वो हमें अभी नहीं करना है, क्योंकि वो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स का क्वेश्चन है। वो एरिया का सवाल है जो कैलकुलस पे बेस्ड है, जिसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा, तो वो अभी रहने देते हैं सी और डी। ये आसान सा सवाल है इंटीग्रेशन का बहुत, जब इंटीग्रेशन कर लेंगे तब आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। ठीक है सर। मुझे पता है आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आता है, बट उससे नहीं काम होगा। एरिया के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो जब एरिया पढ़ लेंगे ये इंटीग्रेशन में, उसके बाद करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कल खत्म करेंगे फिर बेटा। ठीक है, चलिए, ज्यादा है नहीं इसमें क्वेश्चंस, तो कल हो जाएगा सब।